नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज साइंस का क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं। और साथियों, ये साइंस के 15 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथियों जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं साथियों। तो आप लोग साथियों हमारे चैनल पर बने रहिए। और साथियों, अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देते हैं। संवेग में क्या होता है? जी हाँ, आपको बताना है कि संवेग में क्या होता है। तो साथियों, यह आप लोग जो है अपनी माँ के नाम से साथियों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है टाइप कर दीजिएगा साथियों। और मैं जो है दुआ करता हूँ साथियों, माँ बाप का आशीर्वाद आप पर बना रहे और साथियों 2025 में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मैं बस यही दुआ कर सकता हूँ साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो पहले क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में मां के नाम। दूसरा क्वेश्चन, भट्टियां जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कहने का मतलब यह है कि उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। जी हाँ, वो है पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग जो है वो उच्च तापमान को मापने में किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 सेकंड शिफ्ट में जो है ये आ चुका है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? ये क्लास आप लोगों की साथियों इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड और साथियों प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फंसेंगे। और इसके साथियों अगर पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी साथियों, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब यह है कि छाती के आसपास की हड्डियों का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, रिब्स। जी हाँ, छाती के आसपास की हड्डियों को रिब्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जांग की हड्डी। और साथियों सबसे मजबूत हड्डी हमारे शरीर में जबड़े की होती है। और सबसे छोटी हड्डी जो हमारे शरीर में होती है वो कान की होती है, जिसको हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे संबंधित है? मतलब गुणसूत्र किससे संबंधित है? श्वसन, स्वांगीकरण, आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से या फिर पोषण से? तो जो गुणसूत्र होते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? इसमें एक नहीं, ये साथियों आप लोग क्या होता है कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, जो ये नहीं होता है। और ये नहीं इसीलिए रखा ही जाता है ताकि आप कंफ्यूज हों और आंसर गलत कर सकें। साथियों मैं आप लोगों के सामने ना 10,000 क्वेश्चन में करवाने वाला हूं एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर। और साथियों आप यकीन मानिए उन 10,000 अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिए एक बार पढ़ने से नहीं होता साथियों। आप कोई भी टॉपर का पढ़िए, वो हमेशा यही कहता है कि मैंने एक बार नहीं, एक चीज को 20 बार रिपीट किए। आप समझ रहे हैं? कम पढ़िए लेकिन उसका रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के दम पे ही होगा। ये आप लोग जो है जान लीजिए। आप ये समझें कि हर चीज में पढ़ लूं, हर चीज हर जगह से ज्ञान ले लूं, नहीं कुछ होने वाला है। यकीन मानिए, फिर आप हमको भी गाली दीजिएगा और दूसरे जिससे पढ़िएगा उससे भी गाली दीजिएगा कि उसकी वजह से नहीं हो। साथियों रिवीजन पे जो है आप लोग ध्यान दीजिए, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किलोवाट। किलोवाट जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, बल्कि कैलोरी और वाट, सेकेंड और जूल, ये सब जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई हैं। और यह क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 18/18/2022 थर्ड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर आते हैं। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? वसा संचायक ऊतक का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, एडिपोज ऊतक जो है वो वसा संचायक ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों में जो है वो हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्लोरोफिल निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? आप देख सकते हैं पहले क्या पूछा था और अब क्या पूछ रहा है। और ये साथियों इसीलिए मैं कहता हूं कि साथियों प्रीवियस ईयर पढ़ा कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए। साइंस में 25 में 25 प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी के दम पे आएगा। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में जाएगा। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है और साथियों मैं टोटल 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं 50-50 की टेस्ट में, समझ रहे हैं साथियों। तो आज 50 होगा और फिर ये कल 50 होगा इस सीरीज का। ये एनसीईआरटी बेस्ड है साथियों। पादप कोशिकाओं की भित्तियों से बनी होती हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। पादप कोशिकाओं की भित्ति जो है वो सेलुलोज से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में 277 केल्विन। कितना? 277 केल्विन पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 13 नंबर का। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा? मतलब बढ़ जाएगा, घट जाएगा या फिर परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। ठोस को पिघलने के दौरान इसका तापमान जो है परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दबाव को मापा जाता है। दबाव को किस चीज से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। बल एवं क्षेत्रफल से दबाव को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 15 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? दिशा और परिणाम जो है वो संवेग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 16 नंबर का क्वेश्चन है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण प्रक्षेपित किए जाते हैं। मतलब परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस चीज पर अपेक्षित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो स्वर्ण पर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोशन का उपयोग किया जाता है? तो जहाजों में पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा परमाणु या उप परमाणु कण नहीं है? फिर से नहीं, यहीं पे कंफ्यूजन होना है आप लोगों के साथ। ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना है और जो है आंसर देना। मतलब 5 मिनट में 25 क्वेश्चन होने चाहिए, 5 मिनट में इतना रिवीजन कर लीजिए। सिलेक्शन से कोई रोक दे 2025 में तो बताइए कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है जीनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। आपको बताना है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है हाइड्रोजन। साथियों आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 को पूछा गया और यही 25/9/2018 को पूछा गया। आप देख सकते हैं ना साथियों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसीलिए कहता हूं कि क्लास को पूरा देखा कीजिए साथियों। और 25 में 25 नंबर दिलाऊंगा साथियों, साइंस में 25 में 25, ये मेरा वादा है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई मीटर सेकंड स्क्वायर है, माइनस स्क्वायर है। तो इसका देखो आप लोग साथियों देख सकते हैं ये साथियों कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 2018 में ही आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, 24, 11, 19। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, जिन उप परमाणु कणों के सामान्य कण परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। दबाव की एसआई इकाई क्या है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं 100% कह सकता हूँ, मैं आप लोगों को लिखित दे सकता हूँ। क्वेश्चन इस बार में ये फंसेगा 100%। दबाव की एसआई इकाई क्या है? इसका सही जवाब जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है वो दबाव की एसआई इकाई है। अब आप ये देखिए कितनी बार आया हुआ, और ना यकीन हो स्क्रीनशॉट लीजिए और सर्च कीजिए। एनटीपीसी ग्रुप डी देख लीजिए, जेई
हर जगह पे आया हुआ साथियों, मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों की। जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है? वो पॉजिट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कार्य करने की दर की शक्ति को कहा जाता है? शक्ति की इकाई क्या है ये पूछ रहा है। तो शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो वो है एचपी, अश्व शक्ति, हार्स पावर। ये उद्योग में शक्ति की इकाई होती है। क्वेश्चन फंसेगा 100%। पता ना, आज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लाया हूं मैं, तो मैं कह सकूं एग्जाम में नहीं आएगा। साथियों ये क्लास से जो है आप देखिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसने की संभावना, ऐसे क्वेश्चन में लेके आया हूं मैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ओडोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है तो वो क्या कहलाता है? वो कंडरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडरा। और लिगामेंट किसको कहते हैं? जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं, और जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उसको कंडरा कहा जाता है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? फिर से नहीं आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो अक्षीय हड्डी जो है वो कंधा नहीं है, बल्कि कपाल, मरुदंड और पसली ये सभी जो है अच्छी हड्डी में आती हैं, बल्कि कंधा जो है वो अच्छी हड्डी में नहीं है। 31 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, मंदता का अर्थ है, मंदता का त्वरण है। तो इसका सही जवाब जाएगा, मंदता का त्वरण जो है वो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों पाए जाते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत और कठोर पदार्थ जो है वो दांत की परत होती है, जिसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं। क्या कोई बता सकता है कि कितना जो है पीएच पे जो है मुंह में सड़न पैदा होने लगती है? मतलब कितना पीएच जब रहता है जब मुंह में सड़न स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 35 नंबर का क्वेश्चन है। और साथियों मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो साथियों एक ही रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए और एक लाइक, एक शेयर जरूर कर दिया कीजिए साथियों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है साथियों तो कमेंट बॉक्स में गुड टाइप कर दिए। थैंक यू मत टाइप कीजिए, कोई बात नहीं, थैंक यू मत बोलिए, लेकिन हाँ गुड टाइप कीजिए। थैंक यू उस दिन बोलिएगा जिस दिन 25 में 25 ले आइएगा हमारी क्लास से। गुणसूत्र किससे संबंधित हैं? श्वसन से, स्वांगीकरण से, आनुवांशिक लक्षणों से या फिर पोषण से? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा साथियों, गुणसूत्र जो संबंधित है वो आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित हैं। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माफी चाहूंगा साथियों क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन क्या हुआ रिवीजन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट रिवीजन कर लेते हैं, ये भी साथियों रिपीट हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं दावा करता हूँ साथियों। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? माफी चाहूंगा रिपीट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा एम्पियर के साथ में। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग देख ही सकते हैं कितनी बार ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? उसको किस नाम से जानते हैं? एपिडर्मस या फिर डर्मस या फिर हाइपामिस या फिर नर्व फाइबर? तो इसका सही जवाब जाएगा, मानव त्वचा का बाहरी हिस्सा जो है वो एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन है, अनुवांशिक कोड की खोज किसने की? अनुवांशिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना जी ने की है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अनुवांशिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की है? जी हाँ, रक्त परिवहन की खोज जो है किसने की? विलियम हार्वे, जोसेफ ऑस्टिन या फिर एडवर्ड जेनर या फिर लैंडस्टीनर? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसेगा। मैं बता रहा हूं आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो साथियों शेयर जरूर कर दीजिएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? जी हाँ, तो इसका सही जवाब जाएगा आपका हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? ये साथियों जीएस में भी आ सकता है क्वेश्चन, फिलहाल साइंस का है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, यह रचना चार्ल्स डार्विन की है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? बंगलोर में, त्रिवेंद्रम में, अहमदाबाद में या फिर दिल्ली में? तो इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान 1969, जी हाँ 1969, 15 अगस्त 1969, माफी चाहूंगा ये 19 है, इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है बंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैंने वन लाइनर में कराया हुआ है, अगर नहीं है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वो वीडियो भी वन लाइनर की 10 मिनट्स को काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। और न्यूथोलॉजी क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? ये भी साथियों लखनऊ में स्थित है। औषधि और वनस्पति ये दोनों लखनऊ में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 50 नंबर का और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। और आगे 50 क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो अगले दिन में लेकर के आ रहा हूँ। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन जो है वो आर्नियोलॉजी कहलाता है। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चारों ऑप्शन में से आपका एक आंसर सही है। इसमें से ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे। जी हाँ, और अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और प्यारा सा एक कमेंट, नाइस वीडियो, गुड जॉब, इस तरीके से कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर जो है सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है साथियों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और टोटल क्वेश्चन जो है आज कितने सही होंगे आप लोगों के, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मृग तृष्णा का कारण है? जी हाँ, मृग तृष्णा का क्या कारण है? तो मृग तृष्णा का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जी हाँ, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। जी हाँ, इसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे लंबी होती है। साथियों आप लोग पढ़िए, उसके बाद में रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसके इस क्लास के बाद उसमें वो PDF अपलोड की जाती है। और साथियों आपको बता दें, जब तक आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक PDF उसमें शो नहीं करेगी। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और अपना रिवीजन जो है स्टार्ट कीजिए, क्योंकि साथियों बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा। आप कम पढ़िए लेकिन रिवीजन बार बार पढ़िए करिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कई बार साथियों क्वेश्चन पूछा गया है, ये आगे भी आने की संभावना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो साथियों फरवरी 28 को मनाया जाता है। जी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया है। जी हाँ, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। जी हाँ, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया है।
जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे वायु में, पानी में, निर्वात में या फिर स्टील में किस चीज में जो है यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। जी हाँ, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? जी हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा तत्व जो है वो जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? जी हाँ, ओजोन परत किस वायुमंडलीय जो है परत में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह कम से कम 8 से 9 बार जो है पूछा गया है। जी हाँ, तो आप लोग साथियों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में और वीडियो को पूरा देखिए और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप किया कीजिए। इससे क्या होगा साथियों, आपको जो है क्वेश्चन भूलता नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं, मैं भी पहले ऐसे ही किया करता था। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इसके साथ साथ आंसर दिया कीजिए कि इसका ये होगा, 8 नंबर का ये है, 9 नंबर का ये हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दिमाग में बना रहता है और आपको जो है आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, ये मेरा वादा है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? तो वो स्थित है समताप मंडल में। कौन सा एक और इम्पोर्टेंट बात साथियों, आप लोग जल्दी से जल्दी जो है मेरा जो है 50 के सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। उसके साथ आप लोगों को जैसे ही 50 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, 50 के सब्सक्राइबर पूरे होंगे साथियों, उसी के साथ आप लोगों को जीएस की और साथियों आप लोगों को साइंस की 1000 क्वेश्चन की PDF मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा। जी हाँ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडेल, वाटसन और क्रेग, हुगो डी व्रीज। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वो है ग्रेगर मेंडेल। कौन है? ग्रेगर मेंडेल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, RNA में कौन सा शर्करा पाया जाता है? जी हाँ, RNA में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है राइबोस। जी हाँ, कौन सा है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वो है राइबोस। RNA में राइबोस नामक शर्करा पाया जाता है। RNA में राइबोस नामक शर्करा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है? जी हाँ, कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है? तो XY जो होता है साथियों गुणसूत्र, यह जो है लिंग निर्धारण करता है। अगर दोनों X होंगे तो साथियों स्त्री होगी, मतलब लड़की जन्म लेगी, और अगर जो है XY होंगे तो साथियों लड़का जन्म लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ, पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन सी थी? जी हाँ, पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन सी थी? कपास, टमाटर, सोयाबीन या फिर चावल? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है टमाटर, टोमेटो। टमाटर जो है ये पहली जेनेटिकली जो है मॉडिफाइड फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया? जी हाँ, DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है एलेक जेफ्रीज। जी हाँ, किसने किया है? एलेक जेफ्रीज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? जी हाँ, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है हीमोग्लोबिन। जी हाँ, लाल रक्त का कारण जो है हीमोग्लोबिन होता है। क्या कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज या फिर पिट्यूटरी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है पेनक्रियाज। जी हाँ, कौन सी है? पेनक्रियाज जो है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, मनुष्यों में श्वसन गैसों का विनिमय कहाँ होता है? जी हाँ, मनुष्यों में श्वसन गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है एल्वियोली। कौन सा है? एल्वियोली जो है, इसमें जो है मनुष्यों में श्वसन गैसों का विनिमय जो है एल्वियोली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जी हाँ, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है?
जंगल, महासागर, रेगिस्तान या फिर घास के मैदान। अगर तुक्का मारेंगे तो गलत होगा, और अगर इसी तरीके से क्लास लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो 100% सही होगा। 100% सिलेक्शन तय है साथियों आप लोगों का। तो इसका सही जवाब है महासागर। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वो है महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को जो है साथियों ऑर्नियोथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्नियोथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। जी हाँ, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो वो करते हैं विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। जी हाँ, उत्क्षेप बल और भार जो है वो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो शब्द है वो जो है रेशम की खेती से जो है साथियों संबंधित है। जी हाँ, सेरीकल्चर जो है रेशम की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? जी हाँ, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है उत्क्षेप। क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वो है उत्क्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, जो पर्यावरण साइंस है आपका, उससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। वो सीरीज में साथियों अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, वो आप लोग जो है जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे टिश्यू कल्चर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, टिश्यू कल्चर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लवन बल का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है उत्क्षेप। क्या है? दूसरा नाम है इसका उत्क्षेप। उत्प्लवन बल का दूसरा नाम है उत्क्षेप। 25 नंबर का क्वेश्चन है, टमाटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, अनुवांशिक सामग्री के वाहक क्या हैं? जी हाँ, अनुवांशिक सामग्री के वाहक क्या हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है जीन। कौन सा है? वो है जीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है, विटीकल्चर क्या है? जी हाँ, विटीकल्चर क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अंगूरों की खेती। जी हाँ, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? कंकालों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन या फिर सिक्कों का अध्ययन। तो एपिग्राफी का अर्थ है शिलालेखों का अध्ययन। जी हाँ, शिलालेखों का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? जी हाँ, ट्रकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? हृदय तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या फिर पाचन तंत्र। जो श्वसन तंत्र है उसी का ट्रैकिया जो है वो भाग है। जी हाँ, ट्रैकिया जो है वो श्वसन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 29 के बाद में जो है ये 40 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन साथियों जो है 30 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 39 इसका हो गया है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। जी हाँ, हाँ, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अवायवीय। क्या कहते हैं? अवायवीय। जी हाँ, अवायवीय। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे अवायवीय कहते हैं। साथियों, अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है साथियों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है साथियों, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, क्वेश्चन रिसर्च करने में, तो साथियों आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए। शेयर आप लोग कर दिया कीजिए, मेरे लिए ये बहुत हो जाएगा। श्वसन ली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते, मुझे पता है, दिखता रहता है कि कौन सा वीडियो कितना शेयर किया गया है, आप लोग शेयर नहीं करते, बहुत गलत बात है साथियों। अगर मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ साथियों तो शेयर जरूर कर दिया कीजिए।
श्वसन नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, वो है श्वसन तंत्र। कौन सा? श्वसन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल है? जी हाँ, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, सेंधा नमक का क्या नाम है? जी हाँ, सेंधा नमक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, हेलोमाइट। हेलोमाइट, सेंधा नमक का हेलोमाइट नाम है। इसका ऑप्शन डी यहाँ पे कर लीजिएगा। जी हाँ, हेलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी शैल भत्ती प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो वो साथियों कैरोल सागर में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कैरोल सागर में जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए थे? जी हाँ, किस शताब्दी के दौरान जो है वो निर्मित किए थे? कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है 19वीं जो है वो शताब्दी के दौरान जो है निर्मित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? जी हाँ, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है नाभिकीय बल। क्या कहलाता है? वो है नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है राजस्थान। जी हाँ, वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? जी हाँ, इनमें से कौन सा जो हार्मोन से साथियों वो जो है पादपों की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है एस्बेसिक एसिड। कौन सा? एस्बेसिक एसिड जो है वो जो पादप है जो वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन नाम का जो हार्मोन है, ध्यान रखिएगा, जिब्रेलिन नाम का जो हार्मोन है वो साथियों पौधों के तने की वृद्धि के विकास में मदद करता है। जिब्रेलिन नाम का पदार्थ जो है वो पौधे के तने के विकास के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है 0। जी हाँ, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है तो वो है 0। 41 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? जी हाँ, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, दाद किस प्रकार की बीमारी है? दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो वो जो है कवकीय बीमारी है। कवकीय बीमारी, जी हाँ, फंगल के द्वारा जो है वो दाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? जी हाँ, दाद का कारण क्या है? तो दाद का कारण है फफूंदी। जी हाँ, फंगस जो है वो दाद का कारण होता है। दाद का कारण क्या है? तो वो है फफूंदी, फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? जी हाँ, इनमें से बताना है कि कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसातक सामान्यतः इनमें से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है? जी हाँ, प्रसातक सामान्यतः इनमें से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है चिंता, एंग्जाइटी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, मादा एनफ्लीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? जी हाँ, मादा एनफ्लीज मच्छर जो है वो किस रोग का वाहक है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है मलेरिया।
मादा एनफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? मलेरिया, गठिया, पीलिया, छोटी माता। तो सबको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, मलेरिया। मच्छरों के द्वारा जो है वो मलेरिया फैलता है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, और लवेरिया किसके द्वारा फैलता है पता आप लोगों को? निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है रेशेदार जड़। जो रेशेदार जड़ होगी उसका द्विबीजपत्री पौधा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? जी हाँ, मार्फिन, हशीश, निकोटीन या फिर कैफीन। तो तंबाकू में जो तत्व मौजूद होता है वो होता है निकोटीन। तंबाकू में मौजूद तत्व का नाम है वो है निकोटीन। तो साथियों, अगर आज का सेशन हमारा अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी, तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसे ही 50 के सब्सक्राइबर पूरे होंगे मैं अपना वादा पूरा करूंगा साथियों, निःशुल्क पीडीएफ। अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी का उदाहरण है? जी हाँ, अंडमान टील एक जो है जंतुओं की प्रजाति है, यह किस श्रेणी का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है समस्थानिक प्रजाति। जी हाँ, समस्थानिक प्रजाति का जो है ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। एक चीज मैं साथियों जरूर कहना चाहूंगा इस सीरीज के बीच में कि आप लोग साथियों क्वेश्चन के जो ना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप किया कीजिए। 82 नंबर का बी होगा, 83 नंबर का ए होगा, इस टाइप में। इससे क्या होगा साथियों, आप जब खुद से पढ़ते हैं, खुद से आंसर देते हैं, तो कमेंट करने से मेरा तो कोई फायदा नहीं, लेकिन आप लोगों का फायदा मैं बता रहा हूं। मैं भी पहले जब पढ़ता था साथियों, जॉब से पहले, तो ऐसा ही करता था, कमेंट में आंसर देता था कि इस क्वेश्चन का ये आंसर सही होगा साथियों। इससे क्या होता था, मेरे क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाता था और क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत नहीं हुए, जिसकी वजह से साथियों सिलेक्शन नहीं रुका। आप समझ सकते हैं कि कमेंट कितना जो है कितना अनिवार्य हो जाता है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग साथियों कमेंट कीजिए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है साथियों, आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत कर पा रहा हूं और आप लोगों की हर हेल्प करने के लिए मैं बैठा हूं साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। जी हाँ साथियों, शेयर जरूर किया कीजिए। तो चलिए 82 नंबर का क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं वादा करता हूँ मैंग्रोव वन से, पर्णपाती वन से, इस मतलब वनों से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में। जी हाँ, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ये जैव विविधता के जो है स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वन्य जैव संस्थान, वन्य जैव विविधता संस्थान IFB में स्थित है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है हैदराबाद। जी हाँ, कौन सा है? वो है हैदराबाद। वन्य जैव संस्थान IFB हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है कोरल सागर। कौन सा है? कोरल सागर में विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कोरल सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? जी हाँ, बायोडाइवर्सिटी जो है ये किसे संदर्भित करती है? तो वो है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। जी हाँ, पृथ्वी पर जीवन की विविधता जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है ये संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये 4 वन है, मतलब सॉरी 4 आंसर हैं। मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं, शहरीकरण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। तो इसमें से साथियों ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं और शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहा है। ये तीनों सही है। असत्य कौन सा है? ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी जो है वो साथियों आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? जी हाँ, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? जी हाँ, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है लाइसोसोम। क्या है साथियों? वो है आपका ऑप्शन डी, वो है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? जी हाँ, रॉबर्ट की ने जो है कोशिका की खोज की, वो क्या करते हुए खोज की थी? तो वो क्या कर रहा था? कार्क का निरीक्षण कर रहा था, उसी समय जो है उसने कोशिका की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जेली जैसा पदार्थ जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। देख लीजिए साथियों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2 बार एनटीपीसी में, 1 बार ग्रुप डी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। जी हाँ, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। पानी के कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। साथियों, आप लोग कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास में याद हो जाए। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो वो है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं की भित्तियों से बने होते हैं। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है सेलुलोज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश कोशिका के दौरान प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वो है हरित लवक। क्या है साथियों? हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? जी हाँ, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व जो है वो उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मैग्नीशियम। क्या है? ऑप्शन सी, वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है लवक। लवक जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार? हो सकता है साथियों इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को ना आते हों, लेकिन साथियों अगर आप लोग यहाँ पे मेहनत करेंगे, यहाँ पे क्लास में टाइम देंगे, आपको एग्जाम में उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी और एग्जाम में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी साथियों 2025 में ही जो है भर ली जाएगी और आप यकीन मानिए साथियों उसमें आपका नाम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो उसको बोलते हैं एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। बस साथियों आप लोग रिवीजन पे ध्यान दीजिए। आरआरबी ग्रुप डी बहुत कोई कठिन एग्जाम नहीं होता है। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर पर ध्यान दीजिए और मैं दावा करता हूं साथियों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या फिर लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण जो है ऐसा जो है वर्णक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन आ गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये जो 4 ऑप्शन आपके हैं इसमें से कौन सा जो है कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो उसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। साथियों आप लोगों को अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही, सेशन अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो वो जो ठोस होता है उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है वो अधिक होता है।
ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का, लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है 25 वर्ष। क्या है? ऑप्शन ए, वो है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 103 नंबर का क्वेश्चन है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो क्या सही है? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते, जो ठोस कण होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 104 नंबर का क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थों की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? जी हाँ, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थों की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है 5 अवस्थाएं। कितनी? वो है 5 अवस्थाएं जो हैं वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थों की तय की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, मतलब किस में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है गैसों में जो विसरण होता है वो अत्यधिक तीव्रता के साथ होता है। आरआरबी ग्रुप डी में साथियों ये पूछा गया है, ये शिफ्ट यहाँ पे लिखा था, गलत हो गया थोड़ा सा मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 106 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, एक यौगिक नहीं है। जी हाँ, इसमें से बताना है कि एक यौगिक नहीं, तो लेड जो है वो एक यौगिक नहीं है, लेड जो है वो एक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, इनमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जल का वाष्प में परिवर्तन, ये जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि शरीर में भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना, ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन है, और जल का वाष्प में परिवर्तित होना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 108 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? जी हाँ, तो रासायनिक परिवर्तन वो कौन सा है? वो है दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन है। यह भी अगले क्वेश्चन में ही, पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, बल्कि ये जो 3 है ये जो है गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है बर्फ का पिघलना। जी हाँ, भौतिक परिवर्तन है बर्फ का पिघलना, 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 110 नंबर का क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर का, CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वो होता है 5:2। जी हाँ, 5:2 जो है इसका अनुपात रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर का क्वेश्चन है, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के डैश द्रव्यमान अनुपात में उपस्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी, वो है 1:8। जी हाँ, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। किस नियम पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आधारित था? वो था रासायनिक संयोजन। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर डाल्टन का जो है सिद्धांत आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं? ओजोन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वो है 3 परमाणु। कितने? 3 परमाणु। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। जी हाँ, कितने? 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों से साथियों बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। मेरी मेहनत साथियों अगर अच्छी लग रही तो, मेहनत कर रहा हूँ साथियों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है 2। जी हाँ, कितने हैं? वो हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 116 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है? तो ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा संयोजक बंध होता है। जी हाँ, ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा संयोजक बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 117 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? जी हाँ, आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन जो है वो एक अधातु है। नाइट्रोजन जो है निम्न में से एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 118 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स गैस के साथ संग्रहित किए जाते हैं? कौन सी गैस के साथ संग्रहित किए जाते हैं? तो वो है नाइट्रोजन। जी हाँ, आलू के चिप्स जो है वो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए जो है नाइट्रोजन के साथ जो है वो
संग्रहित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड को जो है वो दंत चिकित्सक जो है वो जो है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? जी हाँ, हास्य गैस किसे कहा जाता है? तो N2O को, ऑप्शन ए इज राइट, N2O को हास्य गैस कहा जाता है। तो साथियों अगर आज का सेशन हमारा अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, नाइस वीडियो, नाइस जॉब, गुड जॉब, इस टाइप में साथियों जरूर कीजिएगा अगर हमारा सेशन अच्छा लगा है। और साथियों इस सीरीज से आप लोग जुड़े रहिए। टोटल जो है इस सीरीज से साथियों 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग जो है यूट्यूब चैनल पे हमारे पढ़िए और टेलीग्राम चैनल से साथियों पीडीएफ जो है प्राप्त कीजिए। ज्वाइन जब तक नहीं करेंगे, पीडीएफ शो नहीं करेगी तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ शो करने लगेगी साथियों, आपने वो मतलब कई बार आया हुआ है या फिर ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से जो है कई बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के आने की आगे जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। जब ऐसे ही क्वेश्चनों को आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे साथियों, तो आप लोगों का साथियों 25 में 25 मार्क्स जो है साइंस में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा साथियों, साइंस में 25 लाए जा सकते हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक है, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी और उसके बाद रिवीजन रिवीजन रिवीजन। 25 में 25 आएगा साथियों, सिलेक्शन नहीं रुकेगा आपका। देख लीजिएगा कि साइंस की वजह से सिलेक्शन रुक गया। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। जी हाँ, केपलर। इसका सही जवाब हो जाएगा केपलर। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो वो थे केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे आइजैक न्यूटन। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ साथियों। आप लोग ध्यान रखिएगा, पिछले बार के जो एनसीईआरटी जो 2015 में एनटीपीसी में आया था, 2018 और 22 में पूछा गया है। उसके बाद में जो साथियों 22 वाले में एनसीईआरटी में आया था साथियों, माफी चाहूंगा 19 वाले एनसीईआरटी में। तो साथियों इस बार के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी टीसीएस उठा के रखेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वो है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को जो है वो सार्वभौमिक नियम के द्वारा समझाया नहीं गया। साथियों आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी में जो है 2018 में ही अलग अलग डेट में पूछा गया साथियों, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट में पूछा गया है। इसीलिए कहता हूं साथियों आप क्लास को पूरा किया कीजिए, उसके बाद में रिवीजन के लिए साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें पीडीएफ लीजिए और साथियों इसका रिवीजन कई बार कर डालिए। आप लोग यकीन मानिए साथियों, मेरा यकीन करिए साथियों, मैंने एनसीईआरटी के बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ रखा है और कौन सा जो है आरआरबी में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं वो भी मुझे लगभग में साथियों पता है, जिससे आप लोग साथियों इसका फायदा उठाइए साथियों और आप लोग अपना सिलेक्शन जो है पक्का कीजिए। 2025 साथियों सिलेक्शन ले लीजिए। अगले साल का इंतजार मत कीजिए कि अगली वैकेंसी आएगी उसमें जो है अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, नहीं, इसी बार में सपना पूरा करेंगे और आरआरबी ग्रुप डी 2025 में ही सिलेक्ट होंगे। ये वादा करो अपने आप से साथियों और रिवीजन पर ध्यान दो। पूरी सीरीज ये साथियों कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन करवा दूंगा साथियों। देखता हूं आपका 25 में 25 आने से कौन रोक सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से एक कमजोर बल है। जी हाँ, इसमें से बताना है कि गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान बल, लघु रेंज बल, इनमें से सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो जो है एक कमजोर बल है। और साथियों अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो है नाइस वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। अगर आप लोग नाइस वीडियो कंप्लीट जो है लिख देते हैं साथियों कमेंट बॉक्स में, तो मैं समझ जाऊंगा मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी और इसी प्रकार से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास जो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी, वो है उनके द्रव्यमानों के योग जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। आप लोग देख सकते हैं साथियों ये भी आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए
तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उनका क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गुरुत्वीय बल के 4 के गुणन में कम हो जाएगा। जी हाँ, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये भी क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? इनमें से आपको बताना है कि किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, उसको हंगुल कहते हैं। जी हाँ, हंगुल को ही कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। ये देख लीजिए साथियों, आपका आरआरबी एनटीपीसी 2017 में आया और फिर आरआरबी ग्रुप डी 2018 में भी यही क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आप समझते हैं, कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के होते हैं साथियों, वो भी उठा के टीसीएस पूछता है आपसे। तो इसीलिए कहता हूं साथियों, क्लास पूरी किया कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है उनके मध्य दूरी के जो है विपरीत अनुपातिक होता है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है गैल्वेनोमीटर। किसका? गैल्वेनोमीटर का जो है वो उपकरण का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 2018 और 2022 दोनों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है, डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जा सकता है। मतलब किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जा सकता है? तो इसका सही जवाब है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का उपयोग करके एसी को डीसी में बदला जा सकता है। रेक्टिफायर का उपयोग करके एसी को डीसी में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, एक जनरेटर रूपांतरित करता है। एक जनरेटर रूपांतरित करता है, तो एक जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है बदलता है। जी हाँ, और आप देख सकते हैं साथियों, ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी, एक तो 2022 में और 2018 में। 2018 और 2022 दोनों में जो है पूछा गया साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्रबल अम्लों को रखने के बर्तन निम्नलिखित के बने होते हैं। मतलब इनमें से जो प्लेटिनम, पीतल, तांबा, कांच, इन चारों में से बताइए, इन चारों में से कौन सी धातु के जो है ये प्रबल अम्लों को रखने के लिए बर्तन बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है कांच, ग्लास। कांच के बर्तन जो है बनाए जाते हैं प्रबल अम्लों को रखने के लिए। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें कौन सी हैं? रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती, उन्हें ही अक्रिय गैसें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। जी हाँ, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर वायु? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है हीलियम। हीलियम का उपयोग जो है साथियों गुब्बारों को उड़ाने के लिए जो है काम में लाई जाने वाली गैस के रूप में किया जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे द्रव्यमान। जी हाँ, द्रव्यमान जो है साथियों वह एक ऐसी राशि जिसका जो है स्थान बदलने पर भी जो है वो जो है इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। ये भी साथियों आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 16 नंबर का क्वेश्चन है, डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। जी हाँ, डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है अवतल दर्पण। जी हाँ, क्या है? वो है अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो इसका देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों 17 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो क्या बनता है? जी हाँ, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, हाँ, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जी हाँ, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी में जो है वो जहर का अध्ययन किया जाता है, पॉइजन का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका परिवर्तन ये होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह 4 गुना हो जाएगा। 2019 में यह भी पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो कि समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती? उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती होता है।
2018 में पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। साथियों ये जीके नहीं है, जी हाँ, आप लोग अगर समझें तो ये जीके है, तो ये जीके का क्वेश्चन नहीं है, आता जरूर जीके में है, जीके नहीं, ये पर्यावरण साइंस का क्वेश्चन है साथियों। और आप लोग भी यकीन मानिए आरआरबी ग्रुप डी का आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है साथियों साइंस के अंदर जो है पर्यावरण साइंस से मिलेगा। 4 से 5 क्वेश्चन आप प्रीवियस अगर पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं और अगर नहीं यकीन है तो आप लोग प्रीवियस उठाइए और उसमें देखिए कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है पर्यावरण साइंस से पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए। और इसके लिए भी 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए मैं जो है 200 क्वेश्चन की सीरीज जो है बहुत जल्दी जो है अगले संडे तक जो है आप लोगों को दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसका देख लीजिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, तो वो है राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। और ये देख लीजिए एनटीपीसी में भी पूछा गया साथियों, 2 बार पूछा गया है और आरआरबी ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी इज राइट, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। आरआरबी ग्रुप डी डबल शिफ्ट में पूछा गया, दोनों में देख सकते हैं, 18 में 6-11 को और 4-10 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बल 9 गुना हो जाएगा। कितना? बल 9 गुना हो जाएगा। अगर द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, 24 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है भार। क्या कहा जाता है? उसको भार कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है और मैं आपकी कोई भी मदद कर पा रहा हूं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज की थी। जी हाँ, जी की खोज की थी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी की खोज की थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है हेनरी केविडिंस। जी हाँ, हेनरी केविडिंस ने बड़ी जी की खोज की थी। बड़ी जी का मान क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी हाँ, जी लिखिए, उसके बाद में जो है इक्वल का चिन्ह लगाइए, उसके बाद में लिखिए कि बड़ी जी का मान कितना होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आने की भी प्रबल संभावना है, यदि 2 कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होगा, तो इनका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डैश के कारण होता है, तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यह भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है, तो ये जो बल होता है वो है गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन डी इज राइट, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, 29 नंबर का क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है। जी हाँ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वो जो है डार्विन ने लिखी। किसने लिखी है? ऑप्शन सी इज राइट, वो जो है डार्विन ने लिखी है। इस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल सैपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है। जी हाँ, यह जो है तकनीक जो है टेरी के द्वारा विकसित की गई है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, जैपर तकनीक जो है वो टेरी के द्वारा TERI के द्वारा जो है विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना किसने की थी। क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है मैक्स प्लैंक। क्या है? मैक्स प्लैंक ने जो है वो क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इनमें से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा परमाणु संयंत्र है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है कुड्डनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कहाँ है? कुड्डनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इन विकल्पों में से सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए 32 नंबर और उसके बाद में लिखिए
कुड्डनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का है, एथेनॉइड एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? तो उसका सामान्य नाम है एसिटिक एसिड। जी हाँ, एथेनॉइक एसिड का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। जी हाँ, प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है Ca। जी हाँ, Ca जो है वो मुक्त रूप में कैल्शियम जो है कभी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 35 नंबर का क्वेश्चन है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता, वो क्यों मिलाता है? क्योंकि जो है ताकि दूध का अम्लीकरण जो है उसको रोकने के लिए जो है ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदले का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है साथियों तत्वांतरण। क्या कहलाता है? तत्वांतरण जो है ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 37 नंबर का क्वेश्चन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो है ये स्थित है, 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, मुक्त रूप से गिरना केवल में संभव होता है। तो मुक्त रूप से किस में गिर सकते हैं? वो है निर्वात में। निर्वात में क्या होता है? वायु नहीं होती, कोई दाब नहीं होता साथियों, तो आप मुक्त रूप से गिर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है? जी हाँ, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। साथियों, तो आज का सेशन हमारा कैसा लगा? अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा है, आप लोग जो है साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक पीडीएफ साथियों उसमें शो नहीं करेगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ लीजिए और उससे साथियों रिवीजन कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और हमारे चैनल पर एनसीईआरटी जो है और प्रीवियस ईयर दोनों कवर कराए जा रहे हैं साथियों। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, किस ग्रह को, जी हाँ, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है? जी हाँ, किस ग्रह को शनि को जुड़वा कहा जाता है? मंगल, बृहस्पति, यूरेनस या फिर नेपच्यून? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, यूरेनस को शनि का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जी हाँ, जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र जो राजनीति पर है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, उसके लेखक जो है वो चाणक्य हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, वो है साथियों गंगा। और कुल लंबाई गंगा नदी की भारत में कितनी है? आप लोग साथियों कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ ना साथियों, ये कमेंट बॉक्स में टाइप किया कीजिए। इससे क्या होता है साथियों, जैसे आज मैं पूरे जो है जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें से आप लोगों के साथियों और क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग जब सर्च करते हैं तो माइंड में वो क्वेश्चन बने रहते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपका साथियों वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर टाइप करें, आंसर उसका जरूर दिया करें साथियों। और आप लोगों को आपके माँ बाप का वास्ता है साथियों, मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है साथियों, तो जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप लोग अपने सिलेक्शन की जो है मजबूती प्रदान कर रहे हैं साथियों, कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14, जी हाँ, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों।
सात नंबर का क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच कितना होता है। जी हाँ, HCl का पीएच मान कितना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, तो 1 होता है। कितना होता है, HCl का पीएच मान कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 8 नंबर का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है रासलीला। कौन सा है साथियों, वो है रासलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, हाँ, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। जी हाँ, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों, अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जो है साथियों नाइस वीडियो जरूर टाइप कर दीजिएगा। और अगर आप लोग प्यारा सा कमेंट एक मेरे लिए कर सकते हैं साथियों तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है नौटंकी उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है। जी हाँ, नौटंकी उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है नाट्य शैली पर आधारित नृत्य है। जी हाँ, नौटंकी जो है वो नाट्य शैली पर आधारित उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, हीमोग्लोबिन में मुख्य धातु कौन सी होती है। जी हाँ, हीमोग्लोबिन में मुख्य धातु कौन सी होती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है आयरन। हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है। जी हाँ, पृथ्वी का व्यास पूछ रहा है, तो पृथ्वी का व्यास कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसे क्वेश्चन साथियों बहुत पूछे जाते हैं आरआरबी में। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में 12,742। कितना, 12,742। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है, तो वो होता है 12,742 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश का चमरिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 14 नंबर का क्वेश्चन है भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी। जी हाँ, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है पुर्तगाली। जी हाँ, कौन सा है, वो है पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। क्या कोई बता सकता है कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर भारत में कौन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, हाँ, प्रकाश वर्ष किसकी माप के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष का उपयोग किसकी माप के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है दूरी। दूरी मापने के लिए जो है वो प्रकाश वर्ष का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 16 नंबर का क्वेश्चन है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है स्पुतनिक। कौन सा है साथियों, वो है स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो है वो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सरकारी रोजगार, जी हाँ, ऑफिशियल सरकारी रोजगार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कथक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है। जी हाँ, कथक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, कथक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है, तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 18 नंबर का क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। जी हाँ, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है संवेग। क्या कहा जाता है, तो वो संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 19 नंबर का क्वेश्चन है क्षत्रिय नृत्य किस धर्म से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, क्षत्रिय नृत्य जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो जो है साथियों वैष्णव धर्म से जो है जुड़ा हुआ। क्षत्रिय नृत्य जो है कहाँ मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये क्षत्रिय नृत्य जो है वो वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है, जी हाँ, बगरूबा बगरूबा नृत्य असम के किस जनजातीय समुदाय से संबंधित। साथियों आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि ऐसे से वो पुराने टाइप वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है वो नए नए क्वेश्चन लेकर के आता है। तो साथियों इस तरीके के क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो साथियों ये एनसीईआरटी से हैं, दूसरी बात ये है कई बार जो है पूछे गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो साथियों हमारे सेशन में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और अगर अच्छा लग रहा है तो नाइस वीडियो जरूर टाइप कीजिए। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए, बोडो जनजाति के द्वारा बगरुबा नृत्य जो है असम की जो है जनजाति जो बोडो है वो मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, सत्रिया नृत्य की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, सत्रिया नृत्य की स्थापना किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव, वल्लभाचार्य या फिर कबीरदास। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो हैं जो है शंकरदेव। कौन है साथियों? वो है शंकरदेव। सत्रिया नृत्य की स्थापना शंकरदेव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है झोड़ा। कौन सा है साथियों? वो है झोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का चौफला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? उत्तराखंड का चौफला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है विवाह और बसंत पंचमी। जी हाँ, कब है साथियों? विवाह और बसंत पंचमी के मौके पर जो है उत्तराखंड का चौफला नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, रमौला नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पारंपरिक नृत्य है? जी हाँ, रमौला नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का पारंपरिक नृत्य है? गढ़वाल, कुमाऊं, तराई या फिर हरिद्वार। तो साथियों जो रमौला नृत्य है वो गढ़वाल क्षेत्र का जो है पारंपरिक नृत्य है। कौन है साथियों? गढ़वाल क्षेत्र का जो है रमौला पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उत्तराखंड के झोड़ा और चांचरी नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जी हाँ, तो इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध की तैयारी करना, सामाजिक समरसता और मेल विलाप और साथियों कृषि कार्यों का प्रदर्शन या फिर देवताओं की पूजा। तो उत्तराखंड का जो छोरा और चांचरी नृत्य है वो साथियों सामाजिक समरसता और मेल मिलाप के लिए जो है ये इसका उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, 26 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, तांदी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, तांदी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? गोरखा, राजपूत, ब्राह्मण या फिर ठाकुर। तो तांदी नृत्य जो है वो साथियों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वो गोरखा से जुड़ा हुआ। तांदी नृत्य गोरखा से जुड़ा हुआ, तांदी नृत्य गोरखा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, आप लोग हमारे सेशन को जो है साथियों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कौन सा चैनल है? ऑफिशियल सरकारी रोज का। जी हाँ साथियों, यहाँ पर रोजाना आप लोगों को जो है साइंस बेस्ड जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपका साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड और साथियों आपका जीके का जो है प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? जी हाँ, ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है सभी क्षेत्रों में, मतलब बुंदेलखंड में भी, अवध में भी और ब्रज में भी। ब्रज में भी ये जो है अब तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो समा चकेवा है। कौन सा है साथियों? समा चकेवा जो है वो बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के झूमर नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस समुदाय से है? जी हाँ, बिहार के झूमर नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस समुदाय से है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है आदिवासी समुदाय से। जी हाँ, कौन से समुदाय से है? वो है आदिवासी समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कजरी नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? कजरी नृत्य जो है मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? क्या फसल कटाई के समय, सावन के महीने में, विवाह समारोह में या फिर होली के अवसर पर? तो इसका सही जवाब है कजरी जो नृत्य है वो साथियों सावन के महीने में किया जाता है। जी हाँ, कजरी नृत्य जो है वो सावन के महीने में किया जाता है। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में विदापत नृत्य किस राजा से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, बिहार में विदापत नृत्य किस राजा से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है विदापत राजा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है और साथियों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी में पिछली बार जो है ये क्वेश्चन जो है कई शिफ्टों में आया हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जत जतनी नृत्य बिहार के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है?
जी हाँ, ध्यान रखिएगा। जट जटनी नृत्य जो है बिहार के किस क्षेत्र में जो है अधिक प्रचलित है? मिथिलांचल, भोजपुर, मगध या फिर चंपारण? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है मिथिलांचल। कौन सा है साथियों? मिथिलांचल जो है वहाँ पर जट जटनी नृत्य जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ में, वो है भगोरिया। भगोरिया जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे जो है लोकप्रिय नृत्य है। कौन सा है? भगोरिया। भगोरिया मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय जो है नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। हाँ, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? जी हाँ, गोल इस पुस्तक का नाम है साथियों। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है मेजर ध्यानचंद। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद जी की पुस्तक का जो आत्मकथा है इनके ऊपर लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है गोल। तो साथियों, इस आत्मकथा को किसने लिखा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष मतलब जनगणना जो है ये किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका जो है ऑप्शन है 1881 में। कब की गई थी पहली बार पूर्ण जो है जनगणना? वो साथियों 1881 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का। वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिसने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है? जी हाँ, वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है बलबीर सिंह। किसने? बलबीर सिंह ने जो है वो गोल्डन हैट्रिक नामक आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है 37 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा है? जी हाँ, इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा है। तो उसका क्या नाम है? माई साइट। क्या नाम है साथियों? माई साइट। इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा का नाम माई साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? बहुत बार साथियों क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है गोल्डन गर्ल। कौन सी है साथियों? गोल्डन गर्ल। पीटी उषा के नाम पे जो आत्मकथा है उसका नाम है गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? जी हाँ, गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गरबा, बिहू, कथकली या फिर भरतनाट्यम? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है गरबा। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर पृथ्वी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, शुक्र। शुक्र जो है वो पृथ्वी का जो है मतलब सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य मुख्य रूप से संबंधित है? जी हाँ, गुजरात का टिप्पणी नृत्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वो साथियों विवाह समारोह से संबंधित है। कैसे? विवाह समारोह से गुजरात का टिप्पणी नृत्य जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। गुजरात के डांडिया रास नृत्य का मुख्य रूप से किस अवसर पर आयोजन किया जाता है? जी हाँ, गुजरात के डांडिया रास नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो वो साथियों नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गुजरात में जो डांडिया रास है वो नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है बुध। निकट जो है बुध है, लेकिन सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हुदक्कली। जी हाँ, हुदक्कली नृत्य गुजरात के किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? हुदक्कली नृत्य गुजरात के किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है। हुदक्कली नृत्य गुजरात के आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है। हुदक्कली नृत्य गुजरात के आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से खिलाड़ी ने आत्मकथात्मक पुस्तक एस एंगेस्ट
ऑड्स किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है सानिया मिर्जा। किसने लिखी है? एस अंगेस्ट ऑड्स जो है ये सानिया मिर्जा ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, तो ये जो है विश्वनाथन आनंद की है, जो साथियों जो है हमारे यहाँ के चेस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक कौन है, के लेखक कौन है? जी हाँ, ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है रोलेट पेरी। कौन सा है साथियों? वो है रोलेट पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। जी हाँ, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है सुनील गावस्कर। कौन है साथियों? वो है सुनील गावस्कर। आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है शुक्र को। किसको साथियों? शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है, और सबसे गर्म ग्रह भी ये, सबसे गर्म जो है ग्रह ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? जी हाँ, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है छत्तीसगढ़। कौन सा साथियों? वो है छत्तीसगढ़। साथियों अगर सेशन हमारा अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? जी हाँ, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है बंगाल का। कहाँ है साथियों? पश्चिम बंगाल का बाउल गायन जो है लोक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? तो वो है साथियों कजरी। कजरी, और ये साथियों ब्रज से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो तमाशा जो है ये साथियों महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। कहाँ है? महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तमाशा जो है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वृंदावन गार्डन स्थित है। साथियों सबसे ज़्यादा आप लोग इसमें गलत करने वाले हैं, देख लीजिएगा। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मथुरा, मनाली, मैसूर या फिर मोहाली में? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ में, वो है मनाली। कहाँ साथियों? वृंदावन गार्डन ये मथुरा में नहीं है, ये मनाली में स्थित है। वृंदावन गार्डन मनाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। जी हाँ, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे पर, खजुराहो में, नीलगिरी पहाड़ियों पर? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ में, माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका, हाँ, सिर ए अकबर के लेखक थे। जी हाँ, सिर ए अकबर के लेखक थे। सिर ए अकबर के लेखक थे। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है दारा सिकोह। कौन है साथियों? वो है दारा सिकोह जो है सिर ए अकबर के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों 57 नंबर का क्वेश्चन है, फारसी में अनुवाद किया गया था। जी हाँ, फारसी में अनुवाद किया था। फारसी में अनुवाद किया था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा साथियों, आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिर ए अकबर। कौन है साथियों? फारसी में अनुवाद किया गया था सिर ए अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 58 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी जो है वो दारा सिकोह को दी गई थी। किसको? दारा सिकोह को शाह ए बुलंद की पदवी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 59 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सका? जी हाँ, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो भरपूर दिया था लेकिन बेचारा इसका परिणाम नहीं देख पाया, उससे पहले ही शहीद हो गया। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए टाइप करके कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो गर्म दल से संबंधित थे या नरम दल से संबंधित थे? बाल गंगाधर तिलक नरम दल से संबंधित थे या गर्म दल से संबंधित थे? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी?
तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो अपनी वकालत छोड़ी थी वो थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास जो थे उन्होंने जो। तो साथियों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और साथियों अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली योजना कब शुरू हुई थी? जी हाँ, भारत में पहली योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका साथियों ऑप्शन सी के साथ में 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 2 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? साथियों इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होंगे वो साथियों कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 3 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कसम खाओ, वादा अपने आप से करो, अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करो, किसी से भी वादा करो, किसी की भी कसम खाओ, लेकिन साथियों पढ़ाई जरूर करो। क्योंकि अभी लग रहा है कि हाँ कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे साथियों, इससे टाइम बीतता जाएगा और अभी तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं करते। पढ़ते तो बहुत कुछ है, हर सभी का वीडियो देख लो, सभी जगह से ज्ञान ले लो, लेकिन होता क्या है? फेल। तो साथियों एक जगह से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, एक जगह से पढ़िए साथियों। और हमारे चैनल पर रोजाना आप लोगों को साथियों साइंस की वीडियो और जीके की वीडियो देखने को मिलती है। जीडीपी का पूरा रूप क्या है? जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका साथियों ऑप्शन ए के साथ में। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी हाँ, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 4 नंबर का क्वेश्चन है, और साथियों अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में नाइस वीडियो जरूर लिखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सबसे बड़ा योगदान है? जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सबसे बड़ा योगदान है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वो है सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इस वीडियो में ना इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आरआरबी में पूछे गए हैं वो सभी हैं साथियों, और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे फंसने की संभावना है। भारत में कृषि क्षेत्र का प्रमुख नगद फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, गन्ना या फिर मक्का? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और साथियों सेशन देखने के बाद आप लोगों को रिवीजन करने की आवश्यकता होगी, उसके लिए मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है साथियों अपलोड कर दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक पीडीएफ शो नहीं करेगी। आर्थिक विकास में निर्धारित दर को क्या आर्थिक विकास में निर्धारित दर का क्या अर्थ होता है? तो उसका क्या अर्थ होता है? किसी वस्तु की उत्पादन की दर। जी हाँ, किसी वस्तु की उत्पादन की दर, ये है जो है निर्धारित दर का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं साथियों तो उनको जो है साथियों आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मुद्रा क्या है? तो भारतीय मुद्रा क्या है? तो वो है रुपया। अपना प्यारा रुपया जो है ये भारतीय मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा असहमति के विरोध में कौन सी आर्थिक नीति अपनाई गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। संविधान में आर्थिक, जी हाँ, संविधान में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बताई गई है। जी हाँ, भारतीय संविधान में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बताई गई है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे यहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, भारत में पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1969। जी हाँ, कब हुआ था? 1969 को हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, राजस्व विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, राजस्व विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है साथियों राजकोष की देखभाल करना। जी हाँ, राजकोष की देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी जिसने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है? जी हाँ, प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी कौन सी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी जिससे अर्थव्यवस्था को जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया की शुरुआत किस सन में हुई थी? जी हाँ, आप लोग बताइएगा
मेक इन इंडिया की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्या है। जी हाँ, भारत में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्या है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है। नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है अवैध धन का नियंत्रण। जी हाँ, नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है अवैध धन का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में रिटेल व्यापार को खोलने की अनुमति कब दी गई। जी हाँ, भारत में रिटेल व्यापार की जो है खोलने की अनुमति किस वर्ष से दी गई, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है 2012 में। जी हाँ, 2012 से जो है रिटेल व्यापार खोलने की अनुमति जो है भारत को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य स्वामित्व वाली तेल कंपनी कौन सी है। जी हाँ, सबसे बड़ी राज्य स्वामित्व वाली तेल कंपनी कौन सी है। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल या फिर ONGC। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ में, वो है इंडियन ऑयल। कौन सी है साथियों, इंडियन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 19 नंबर का क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। जी हाँ, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। सारे RRB ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार का प्रसार। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार का प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 20 नंबर का क्वेश्चन है, रुपए की उतार चढ़ाव का मुख्य कारण क्या है। रुपए की उतार चढ़ाव का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी, वो है मुद्रा आपूर्ति। जी हाँ, रुपए की उतार चढ़ाव का मुख्य कारण वो है मुद्रा की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाला उत्पाद कौन सा है। चाय, रत्न और आभूषण, कच्चा तेल या फिर वस्त्र। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है रत्न और आभूषण। जी हाँ, भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाला उत्पाद वो है रत्न और आभूषण। 22 नंबर का क्वेश्चन है, संचालन और वित्तीय व्यवस्था की जांच करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जी हाँ, संचालन और वित्तीय व्यवस्था की जांच के लिए किसकी जिम्मेदारी है, तो वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, भारत में कितनी योजना आयोग की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, भारत में कितनी योजना आयोग की शुरुआत हुई थी, तो इसका सही जवाब है साथियों, वो है पहली। जी हाँ, पहली योजना आयोग की जो है शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत में बेरोजगारी का सर्वेक्षण कौन करता है। जी हाँ, भारत में बेरोजगारी दर का सर्वेक्षण कौन करता है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ऑप्शन सी। जी हाँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। जी हाँ, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है वित्तीय समावेशन। जी हाँ, वित्तीय समावेशन। भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है, तो वो है वित्तीय समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारत में सबसे ज्यादा उपभोक्ता वस्त्रों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। जी हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता वस्त्रों का उत्पाद कौन सा राज्य है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो 2013 में पारित किया गया था। कब, 2013 में पारित किया गया था। साथियों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वैश्विक मुद्रास्फीति के प्रभाव से कौन प्रभावित होता है, तो इसका सही जवाब है तीनों, उपभोक्ता, उद्योग और सरकार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कौन सा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारतीय सरकार का प्रमुख ऋणदाता कौन है। जी हाँ, भारतीय सरकार का प्रमुख ऋणदाता कौन है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है। जी हाँ, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो है वो अप्रैल में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत अप्रैल में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, भारत के सबसे बड़े आयातित उत्पाद में कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा आयातित उत्पाद कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, वो है तेल। सबसे ज़्यादा आयात अगर भारत किसी चीज़ का करता है तो वो है तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का है, भारत का सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार कौन सा देश है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है चाइना। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार देश कौन सा है? तो वो है चाइना। 32 नंबर का क्वेश्चन है, किस योजना के तहत सरकार गरीबों को सस्ते खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में खाद्य कीमतों की निगरानी कौन करता है? जी हाँ, भारत में खाद्य कीमतों की निगरानी कौन करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है उपभोक्ता मामले मंत्रालय। ये जो है खाद्य कीमतों की निगरानी करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का साथियों, राष्ट्रीय आय का माप क्या है? तो राष्ट्रीय आय का माप जो है वो जीडीपी जीएनपी दोनों है। जी हाँ, जीडीपी और जीएनपी जो है, इससे जो है राष्ट्रीय आय की जो है माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, भारत में कौन सी योजना उद्योगों के लिए शुरू की गई थी? जी हाँ, भारत में कौन सी योजना उद्योगों के लिए शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है मेक इन इंडिया। कौन सा है साथियों? मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय प्रणाली का प्रमुख कार्य क्या है? जी हाँ, भारत में वित्तीय प्रणाली का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है निवेश को बढ़ावा देना। कौन सा है साथियों? निवेश को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 41 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है वित्तीय समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है वो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, साथियों मैं आप लोगों के साथ भरपूर मेहनत करने को तैयार हूं। बस आप लोग साथियों हमारा जो है मोटिवेट हम लोगों को करते रहिए। साथियों, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथियों हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने की कोशिश किया कीजिए। मेरे लिए इतना कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत करने को तैयार हूँ। और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने 1000 जो है जीएस की पीडीएफ लेने वाला हूँ, और 1000 साथियों क्वेश्चन की साइंस की पीडीएफ लेना वाला हूँ साथियों। और दोनों साथियों एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी आप लोग 50 के सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, और जल्द से जल्द आप लोगों को हर सप्ताह में 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं उपलब्ध कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण क्या है? मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण ये सभी हैं। जी हाँ, मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन, सरकारी खर्च और उत्पादन में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है वाशिंगटन में। जी हाँ, वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, बैंक ऋण की दर को नियंत्रित करने वाला कौन है? जी हाँ, बैंक ऋण की दर को नियंत्रित करने वाला कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी कृषि उपज कौन सी है? जी हाँ, भारत में सबसे बड़ी कृषि उपज कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है चावल। जी हाँ, कौन सी है साथियों? वो है चावल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जी हाँ, भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना है? तो उसका काम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, इसी का जो है साथियों काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और 50 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का संतुलित मिश्रण। जी हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब